ये कहानी सुधा नाम की एक छोटी सी बच्ची की है। सुधा केवल 11 साल की थी। बचपन से ही सुधा के सिर पर बाल नहीं उगते थे, इसलिए वो बचपन से ही गंजी थी। आस पड़ोस, रिश्तेदार और स्कूल में भी सभी सुधा को टकली टकली कहकर बहुत चिढ़ाते थे। कभी कभी इस बात से सुधा बहुत दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुधा की क्लास में पढ़ने वाली आरती अपनी सहेली निधि से कहती है, ये देख निधि, कल मेरे पापा मार्केट से न्यू हेयर बैंड लेकर आए हैं, सुंदर है ना? अरे वाह आरती, ये हेयर बैंड तो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू अपने पापा से कहकर मेरे लिए भी ऐसा हेयर बैंड मंगवा देगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। निधि आरती के हाथ से हेयर बैंड लेकर देखने लगती है, लेकिन तभी हेयर बैंड जमीन पर गिर जाता है। अरे संभाल कर नहीं पकड़ सकती थी क्या? देख, तूने जमीन पर गिरा दिया। ओ टकली, जरा इधर तो आ। क्या हुआ? ये मेरा हेयर बैंड जमीन पर गिर गया है, इसे उठाकर तो देना। आरती के कहने पर सुधा हेयर बैंड जमीन से उठाकर उसे दे देती है। थैंक यू। तुझे मेरा हेयर बैंड कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। जरा इसे अपने सर पर तो लगा कर दिखा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरे तो सिर पर बाल ही नहीं है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है और सभी बच्चे खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज लेकर आई हूँ। हमारे स्कूल में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, इसलिए आप सब उसकी तैयारी शुरू कर दें। फैशन शो में सभी बच्चों का शामिल होना अनिवार्य है। क्लास टीचर की बात सुनकर आरती अपनी सहेली निधि से कहती है, अरे वाह, फैशन शो! फिर तो फैशन शो में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही दिखूंगी। यार आरती, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? हम भी तो सुंदर दिखते हैं। तू सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचती रहती है? मुझे ये बात तेरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे लिए महंगी ड्रेस तो खरीद ही देंगे। लेकिन तेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, फिर वो तेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से ला पाएंगे? और देख, मेरे बाल भी कितने लंबे और सुंदर हैं। मैं तो अपने बालों में पार्लर से कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा सकती हूँ, लेकिन तेरे बाल तो छोटे हैं, उस टकली सुधा की तरह। आरती की बातों को सुनकर निधि बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ सुधा को भी आरती की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो रोते हुए घर जाती है और सारी बात अपने मम्मी पापा से बताती है। सारी बात जानकर सुधा की मम्मी कहती है, आपने कैसे स्कूल में मेरी बेटी का एडमिशन करवा दिया है? सारे बच्चे मेरी बेटी का मजाक बनाते रहते हैं। बेचारी नन्ही सी बच्ची कब तक ये सब सहन करेगी? बड़ी मुश्किल से तो ये स्कूल मिला है, हमारे बजट में भी है। और फिर बच्चों का क्या है, बच्चे तो मजाक बनाते ही हैं। बच्चों की तो आदत होती है एक दूसरे का मजाक बनाने की, लेकिन हमारी सुधा बेटी तो समझदार है। बेटा, हमें कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगले दिन सुधा स्कूल के लिए निकली, लेकिन रोज वाले रास्ते से ना जाकर अलग रास्ते से स्कूल जाने लगी। लेकिन उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी। पता नहीं, स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे सिर पर ही बाल क्यों नहीं हैं? अगर मेरे सिर पर भी बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती और कोई मेरा मजाक नहीं बनाता। तभी सुधा को किसी की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। सुधा आगे जाकर देखती है तो एक गड्ढे में बूढ़ी औरत फंसी हुई थी। अरे आप कौन हो? रुको, मैं आपको अभी बाहर निकालती हूँ, लेकिन उसके लिए तो मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी। सुधा इधर उधर देखती है तो उसे एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई देती है। उस रस्सी की सहायता से किसी तरह सुधा उस बूढ़ी औरत को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, इस गड्ढे से निकालकर तुमने मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं, आप मुसीबत में थी और मम्मी कहती है हमें मुसीबत में सबकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर कैसे गिर गई? मेरा नाम चंद्रकला है और मैं एक जादूगरनी हूँ। रात को मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। कल रात को मैं इस रास्ते से घर जा रही थी तो मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इसमें गिर गई। अगर आप जादूगरनी हो तो आप इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आ पाई? वो इसलिए क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है। मैं अपने जादू को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती।
तुमने मेरी सहायता की है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें जादू से वो दे सकती हूँ। क्या सच में आप जादू से मुझे कुछ भी दे सकती हो? क्यों नहीं, अगर मेरे वश में होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं टकली हूँ। क्या आप मेरे सिर पर बाल उगा सकती हो? सब मुझे टकली टकली कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है, उसमें मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते ही कर सकती हूँ। मेरी टोपी जादू दिखा इस लड़की के सर पर बाल ले आ। देखते ही देखते सुधा के सर पर लंबे और खूबसूरत बाल आ जाते हैं। अपने सर पर बाल देखकर सुधा बहुत खुश होती है। तभी वो बूढ़ी जादूगरनी सुधा से कहती है, सुधा, तुम्हारे सर पर असली बाल हैं, ये बात तुम किसी को मत बताना। जब समय आएगा तो सबको खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे सर पर असली बाल हैं। अभी तुम सब से यही कहना कि तुमने अपने सर पर विग लगा रखा है। अब तुम स्कूल चली जाओ और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। थैंक यू जादूगरनी दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो। सुधा के सिर पर लंबे बाल आ गए थे और वो बहुत खुश थी। वो स्कूल जाती है और सारे बच्चों को यही कहती है कि उसने विग लगा रखा है। उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। तभी आरती कहती है, विग लगाने से क्या होगा, असल में तो तू अभी भी गंजी ही है ना। सुधा आरती की बातों को नजरअंदाज कर देती है और घर जाकर अपने बालों की सच्चाई अपने माता पिता को बताती है। 2 दिन बाद उसके स्कूल में फैशन शो था। फैशन शो के लिए वो बहुत अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाती है। आरती ने भी महंगी ड्रेस और महंगा हेयर स्टाइल करवाया था। आरती की सहेली निधि के मन में आरती के लिए नफरत थी। वो उससे अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। आरती, तुझे बहुत घमंड है ना अपने बालों पर। आज तेरे बालों पर ये च्युइंगम चिपकाकर तेरे सारे बाल खराब कर दूंगी ताकि तू फैशन शो में भाग ही ना ले पाए। ऐसा सोचकर निधि आरती के पास जाती है और कहती है, आरती, तेरे बाल तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन तेरे बालों पर जो पिन लगी हुई है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है। मैं उसे ठीक कर देती हूँ। हाँ, ठीक कर दे। निधि जानबूझकर आरती के बाल छूने के बहाने 4-5 च्युइंगम उसके बालों में चिपका देती है। ओह सॉरी आरती, मेरे हाथ में तो च्युइंगम था। सारा च्युइंगम तेरे बालों पर चिपक गया है। मेरी गलती नहीं है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। निधि, अभी फैशन शो शुरू होने वाला है और तुमने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। देखो मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ये सारे बाल कटवाने पड़ेंगे। ऐसा कहते कहते आरती रोने लगती है। सारे बच्चे फैशन शो होने वाले हॉल में पहुंच जाते हैं, लेकिन आरती क्लासरूम में बिल्कुल अकेली बैठी हुई रो रही थी। तभी वहाँ पर सुधा आ जाती है। फिर आरती सुधा को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो आरती, मैं अभी जादूगरनी दादी माँ को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे बाल तुरंत ठीक कर देंगी। सुधा अपने मन में जादूगरनी को याद करती है और वो जादूगरनी वहाँ प्रकट हो जाती है और कहती है, सुधा, आरती ने तो हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया है, फिर भी तुम इसकी मदद करना चाहती हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अगर मैं आरती के बाल ठीक करूंगी तो तुम्हें फिर से पहले की तरह टकला होना पड़ेगा। कोई बात नहीं जादूगरनी दादी माँ, आप मुझे फिर से पहले की तरह टकला कर दो, लेकिन आरती के बाल ठीक कर दो, क्योंकि मुझे तो टकला होकर रहने की आदत हो गई है, परंतु आरती को इसकी आदत नहीं है। सुधा की ऐसी बातें सुनकर आरती कहती है, इसका मतलब सुधा के बाल असली हैं? इसने कोई विग नहीं लगा रखा। मैंने सुधा से कितनी नफरत की और इसका कितना मजाक बनाया, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए टकली होने को तैयार है। सचमुच मैं कितनी बुरी हूँ और सुधा कितनी अच्छी है। जादूगरनी दादी माँ, आप ऐसा कुछ मत करना, मेरे बाल आप ऐसे ही रहने दो। मैं टकली हो जाऊंगी, मेरे बाल तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर सुधा पहले की तरह टकली हो गई तो इसके बाल नहीं आएंगे। तुम चिंता मत करो आरती, मैं तो सुधा की परीक्षा ले रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सीख देना चाहती थी, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या करना बुरी बात होती है। सुधा, तुम सचमुच बहुत ही अच्छी और संस्कारी बच्ची हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं।
इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर आरती के बाल ठीक कर देती हूँ। और मैं तुम्हें ये वरदान भी देती हूँ कि अब से तुम्हारे ये लंबे बाल जादुई होंगे। तुम अपने लंबे बालों से जो मन चाहे मांग सकती हो। ऐसा कहकर जादूगरनी आरती के बाल ठीक कर देती है और सुधा के लंबे बालों को जादुई बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जादूगरनी के जाने के बाद आरती सुधा से कहती है, मुझे माफ कर देना सुधा, मैंने सच में तुम्हारा बहुत मजाक बनाया है, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो। और वो निधि मेरी सहेली बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरी दोस्त होकर उसने मेरे साथ कितना बुरा किया। आज से तुम मेरी सहेली बनोगी, क्यों नहीं आरती? उस दिन से आरती और सुधा हमेशा क्लासरूम में साथ रहने लगी और उन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती हो गई। सुधा ने अपने जादुई बालों से हर वो इच्छा पूरी की जो वो करना चाहती थी। अब उसके पास भी अच्छा घर और सब कुछ था। इस तरह सुधा अब खुशी खुशी स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गरीब लड़की और जादुई सुनहरे बाल। चंपारण गांव के समीप घने जंगल में एक डायन रहा करती थी। उसके सुनहरे बाल थे। गांव के लोगों का मानना था कि अगर किसी बीमार व्यक्ति के नीचे उस डायन के सुनहरे बाल काटकर तकिए के नीचे रख दिया जाए तो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन गांव वालों को ये बात भी अच्छे से पता थी कि बाल काटते समय सोती हुई डायन अगर जाग जाए तो डायन उन लोगों को मूर्ति बना देती है। इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। उसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुभद्रा के साथ रहती थी। चांदनी के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था, जिस कारण चांदनी और उसकी माँ सुभद्रा खेती कर अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन माँ बेटी हर रोज की तरह खेतों में काम कर रहे थे। उन दोनों का काम करते करते बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरा भी होने वाला था। अपना काम निपटाकर दोनों माँ बेटी अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी सुभद्रा चांदनी को सतर्क करते हुए बोली, बेटी ध्यान से चलना, यहाँ सांप भी हो सकती हैं। माँ मैं ध्यान से चल रही हूँ, आप भी देखकर चलना। दोनों माँ बेटी बात करते हुए यूं जा रहे थे। पीछे से तभी एक सांप आया और सुभद्रा के पैरों में काटकर चला गया। सुभद्रा जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। चांदनी ने घबराकर पीछे देखा तो सांप रेंगते हुए झाड़ियों में छिप गया। माँ तुम्हें सांप ने काटा है, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। घबराओ नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी से मेरी साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरे पैर में कसकर बांध दो। चांदनी ने तुरंत साड़ी का पल्ला फाड़कर पैर पर बांध दिया। बेटा तुम अब जल्दी से किशन काका के घर जाओ और उनसे सांप के कांटे की दवाई लेकर आना। चांदनी रोती हुई तुरंत किशन काका के पास जाने के लिए दौड़ी। वहाँ पहुंचकर काका को जोर जोर से पुकारने लगी, किशन काका कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। तभी किशन काका की पत्नी कमला बाहर निकली। क्या हुआ बेटा चांदनी? चांदनी घबराते हुए बोली, किशन काका कहाँ है? मेरी माँ को सांप ने काट लिया। कमला ये सुनकर घबरा गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तुम्हारे काका तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, अब क्या करे? चांदनी को अब समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो वापस रोती हुई अपनी माँ के पास गई। उस समय तक उनके घर पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वहाँ खड़े लोग घबराते हुए कहने लगे कि इस समय गांव में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। अब ना जाने इस औरत का क्या होगा। ऐसे वहाँ खड़े सभी लोग कहने लगे। लोगों की बात सुन चांदनी रोने लगी। माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर सुभद्रा भी रोने लगी। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी से दूर मत करना, आपकी कृपा होगी। उनकी हालत पर दुखी होकर वहाँ खड़े लोगों ने कहा, चिंता मत करो चांदनी बेटी, तुम्हारी माँ को बचाने का अब एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? बताइए ना। अगर तुम डायन के बालों को चुरा कर ला सकती हो तो सांप का जहर बेअसर हो जाएगा और तुम्हारी माँ की जान बच जाएगी। पर तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर उस डायन ने तुम्हें देख लिया तो तुम मूर्ति बन जाओगी। उस आदमी के कहने पर चांदनी वहाँ जाने के लिए मान गई, लेकिन सुभद्रा ने चांदनी को समझाते हुए कहा, ऐसा साहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ को शांत करते हुए चांदनी ने कहा,
माँ, अगर मैं डायन के सुनहरे बाल लाने में कामयाब रही तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और ऐसा नहीं हो पाया तो हम दोनों की जान जाएगी। एक दूसरे से दूर होकर जीने से अच्छा है मैं एक बार कोशिश कर लूँ। मैं किसी भी तरह तुम्हें बचा लूंगी माँ। ऐसा कहकर चांदनी वहाँ से जंगल की ओर चली गई। काफी देर चलने के बाद वो डायन के घर तक पहुँच गई। उस समय डायन अपने बाल संवार रहे थी। चांदनी चोरी छुपके उसके घर के अंदर जा चुकी थी। चांदनी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खिड़की से झांक कर देख रही थी। कुछ देर बाद चांदनी ने डायन को गहरी नींद में सोता हुआ देखा। चांदनी यही सही मौका पाकर दबे पांव डायन के पास जाकर कैंची से उसके सुनहरे बाल काटे और उन्हें लेकर वहां से भागने लगी। डायन को अंदेशा लग गया कि किसी ने उसके बाल काटे हैं। वो अपने बालों को देखती हुई बोली, लगता है कोई हिम्मत वाला था और किस्मत वाला भी, इसलिए यहाँ आया और अपना मकसद पूरा कर यहाँ से वापस भी लौट गया। दूसरी ओर चांदनी सुनहरे बाल लिए अपने माँ को बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही थी। उधर गांव वालों उम्मीद खो चुके थे कि चांदनी वापस नहीं लौटेगी, पर चांदनी को वहां पर सुनहरे बालों के साथ लौटा हुआ देखकर सभी गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। चांदनी ने उन सुनहरे बालों को तकिए के नीचे रख दिया। कुछ ही समय में सुभद्रा बिल्कुल ठीक होकर खड़ी हो गई। अपनी माँ को ऐसे देखकर चांदनी बहुत खुश हुई। वहाँ खड़े सभी गांव वाले चांदनी की तारीफें भी करने लगे। अरे चांदनी बिटिया तो बहुत ही हिम्मत वाली निकली, देखो अपनी माँ को बचा ही लिया। सभी गांव वाले चांदनी की सराहना कर रहे थे। सुभद्रा को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन उसी गांव का जमींदार किशोरी लाल बहुत बीमार हो गया। वो बहुत धनवान था। उसकी पत्नी सुशीला ने अपने पति के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च किए, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया। फिर एक दिन सुशीला सुभद्रा के घर गई और कहने लगी, बहन जी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहां मैंने उनका इलाज ना कराया हो। आपकी बेटी से कहकर मेरे पति की मदद करने के लिए कहो ना, मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। आपकी बेटी अगर उस डायन के बाल लेकर आ पाई तो मेरे पति की सेहत ठीक हो जाएगी। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। मेरी बेटी ने मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, वो आपकी भी मदद जरूर करती, लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। उनके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बदले में बेशक आप मुझसे रुपए ले लेना। अगर हम किसी का भला चाहे तो भगवान हमारा बुरा नहीं करते। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हूँ और हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। उसने हामी भरी और यही बात उसने अपनी बेटी से कही। चांदनी ने माँ की बात मानी और डायन के घर के लिए निकल पड़ी। बड़ी ही हिम्मत के साथ चांदनी उस डायन के घर पहुँची। सोती हुई डायन के बाल काट ही रही थी कि डायन जाग गई। चांदनी उसे देखकर घबरा गई। अब चांदनी को लगा कि वो अब मूर्त बन जाएगी। तब उस डायन ने उससे कहा, बेटा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई एक बार हिम्मत कर मेरे बाल चुराने पर भी मूर्त ना बने, वो बार बार मेरे पास बिना डरे आ सकते हैं और जब चाहे तब मेरे सुनहरे बाल काट कर ले जा सकते हैं। डायन की ये बात सुनकर चांदनी ने गहरी सांस ली और उसने डायन को सारी बात विस्तार से बताई और उन सुनहरे बालों को वो घर ले गई, जिससे सुशीला ने अपने पति की जान बचा ली। चांदनी ने डायन की कही हुई बात को बताया। माँ ने खुश होकर यही बात पूरे गांव वालों को बता दी। उस दिन से गांव में कोई भी बीमार होता तो वो चांदनी से आकर कहती। चांदनी डायन के पास जाकर बाल काट कर लाती और उनकी मदद किया करती।